गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम 3D को रिवाइज कर रहे थे। लास्ट चैप्टर में, लास्ट सेशन में जो है मैंने आपको रेखाओं के समीकरण से रिलेटेड जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया था। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि हमें किसी रेखा का समीकरण जो है 3D में किस प्रकार से लिखना होता है, और दो रेखाओं के मध्य का कोण है, उसके अलावा दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है वो कैसे चेक किया जाएगा, उसके अलावा किसी रेखा पर किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई या लंबपात के निर्देशांक याद करने तो उसका क्या मेथड है। आज हम थोड़ा सा समतल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चंस देखने हैं। समतल का समीकरण यदि हमें निकालना है तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए समतल से रिलेटेड। सबसे पहला है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी समतल की मूल बिंदु से दूरी दे दी जाए कि d है। समतल की मूल बिंदु से दूरी दे दी जाए d है, और उसके अलावा उसका जो अभिलंब है समतल का, अभिलंब इकाई सदिश दे दिया जाए n कैप कह के, तो जो समतल का समीकरण आएगा वो क्या आएगा, सदिश रूप में r डॉट n कैप इक्वल टू d। ये समतल का समीकरण प्राप्त हो सकता है। फिर से यहाँ पर वेक्टर r जो है रेखा की तरह ही उस समतल पर स्थित व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश है, ये उसकी मूल बिंदु से दूरी है, और ये अभिलंब इकाई सदिश को यहाँ रखा गया है। आपको पता है अभिलंब इकाई सदिश से मेरा मतलब क्या है। जैसे ये बोर्ड एक समतल है, इस बोर्ड के लंबवत, अभिलंब मतलब लंबवत, इस बोर्ड के लंबवत कोई भी इकाई सदिश दे दिया जाए जिसे n कैप से दर्शाया जा रहा है, और इस बोर्ड की जो मूल बिंदु है उससे दूरी दे दी जाए, तो फिर हम ये समीकरण उसका लिखेंगे सदिश रूप में। यदि कार्तीय रूप में लिखना है तो Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू d इसका आंसर है। ये L, M और N कहाँ से आएंगे, आपको पता है ये जो इकाई सदिश है ना उसी से आएंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इकाई सदिश घटक दिक्कोज्याएं देंगे। तो ये L, M, N जो दिक्कोज्याएं हैं ये इस इकाई सदिश के घटक से प्राप्त होगी। मीन्स ये क्या होगा हमारे लिए, Li प्लस एम जे प्लस एन कैप, यहाँ से LMN आएंगे और मूल बिंदु से दूरी है वो यहाँ रख दी जाएगी। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैं एक समतल का समीकरण लिख ही देता हूँ। जैसे मैंने लिखा r डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 5। ये बिल्कुल समतल का समीकरण है, मैंने उदाहरण लिया है एक। बट ये वाला समीकरण जो है इसमें देख के आप अभी ये नहीं कह सकते हैं कि मूल बिंदु से दूरी 5 है, ये d नहीं है अभी। अब कारण क्या है, दिख तो ऐसा ही रहा है, बट आप ध्यान दो ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इकाई सदिश नहीं है, ये n कैप नहीं है, ये n कैप नहीं है। आपको पता है, मुझे कैसे पता चला ये n कैप नहीं है, क्योंकि इसका परिमाण एक नहीं आएगा। मैं यदि इसका परिमाण निकालूं तो कितना आएगा, इसका परिमाण निकालने पे जो है मुझे √6 मिलेगा। एक कहाँ आ रहा है, मीन्स इस फॉर्म में नहीं है ये वाला समीकरण अभी। क्लियर है। यदि आपको मूल बिंदु से दूरी बतानी है तो इस फॉर्म में हो समीकरण तब बता सकते हैं। यहाँ पर अभिलंब सदिश है, तो ये कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर अभिलंब सदिश है, मुझे चाहिए होता है यहाँ पे इकाई सदिश। तो सदिश से इकाई सदिश कैसे प्राप्त होगा, सदिश से इकाई सदिश प्राप्त करने के लिए आपको जो है यहाँ पर उसके परिमाण का भाग लगाना पड़ेगा। मीन्स ये अभी क्या है, वेक्टर n है, n कैप नहीं है, ये अभी वेक्टर n है। तो मैं क्या करूंगा, √6 का जब भाग लगा दूंगा दोनों तरफ, क्योंकि एक तरफ तो लगा नहीं सकते ना, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, और √6 का इधर भी भाग लगा दिया, इधर भी भाग लगा दिया। अब ये n कैप बन गया है। मीन्स पहले उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया था, वेक्टर n दिया था, और मैंने √6 को दोनों तरफ डिवाइड किया है, तब जाकर ये n कैप बना है। और अब मैं कह सकता हूं कि ये 5/√6 क्या है, समतल की मूल बिंदु से दूरी है, और ये n कैप है, मीन्स अभिलंब इकाई सदिश है। इसके घटक मुझे क्या देंगे, अभिलंब की दिक्कोज्याएं देंगे। 1/√6, 1/√6 और 2/√6 जो है यहाँ से
1/√6, 1/√6 और 2/√6 जो है ये क्या है, अभिलंब की दिक्कोज्याएं, अभिलंब की दिक्कोज्याएं हैं। और 5/√6 क्या है, समतल की मूल बिंदु से दूरी है। अभिलंब जो होगा समतल का, क्योंकि ये उस अभिलंब इकाई सदिश का मान है, तो उस इकाई सदिश के घटक जो है उस सदिश की दिक्कोज्याएं देंगे। तो वो सदिश कौन सा है, अभिलंब सदिश है, तो मुझे उसकी दिक्कोज्याएं यहाँ से प्राप्त होगी। और जैसा कि हमें पता है ये रिवीजन क्लासेस है हमारी, तो हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जो है डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, बस शॉर्टली हमें जो फॉर्मूले काम आने वाले उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दे सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, जैसे आपसे उसने कह दिया कि समतल का समीकरण बताओ, लेकिन उसने कहा कि अभिलंब सदिश उसका, समतल का जो अभिलंब सदिश है वो i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, और उसने कहा मूल बिंदु से दूरी 10 है। अब आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि उसने आपको फिर वेक्टर n दिया है और आप उस समीकरण से मान निकालने की सोच रहे हो, तो आपको n कैप चाहिए, तो अब आप इससे n कैप बना लेना। उसने आपको अभिलंब सदिश दिया है और हमें वहाँ रखना क्या है, अभिलंब इकाई सदिश रखना है, ये हमें ध्यान देना है। उसने अभिलंब इकाई सदिश नहीं दिया, हम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, इसके परिमाण का इसमें भाग लगा देंगे। कितना आएगा इसका परिमाण, 1 + 9 + 16 आ जाएगा, यानी कि √26 आ जाएगा। वो √26 का मैं इसमें भाग लगा दूंगा, तो फिर समीकरण बनेगा r डॉट, यहाँ रखूंगा इकाई सदिश i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बाय √16, क्योंकि ये √1 प्लस आपका 9 + 16 आ जाएगा 26, सॉरी √26 और इक्वल टू 10। अब यहाँ ये मत कहना कि सर इधर तो √26 का भाग नहीं लगाया। अरे हमें समीकरण लिखने के लिए उसने कहा है, तो हमें पता है कि हमें समीकरण लिखना है तो n कैप चाहिए और d चाहिए, जिसमें से d दिया हुआ था, n कैप नहीं दिया हुआ था। तो n कैप हमने वेक्टर n से प्राप्त किया है, उसके परिमाण का उसमें भाग लगा के, तो फिर वो मान मैंने दोनों n कैप के और d के मान को रख दिया है। और यदि आपको वो समीकरण देता है तो आपको इस चीज़ का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि क्या ये n कैप है या वेक्टर n है। जैसे अभी वेक्टर n था तो ये इक्वल टू में d नहीं है, समझ गए। उसके अलावा देखो वो थोड़ा सा और क्या चेंज कर सकता है, वो आपको ये कह सकता है अभिलंब सदिश की बजाय वो ये कह सकता है कि अभिलंब के दिक्अनुपात, अभिलंब के दिक्अनुपात 1, 3 और 4 है, ये कह सकता है। तो ये और ये दोनों का मतलब एक ही है। कैसे, दिक्अनुपात दे रहा है तो उससे सदिश ही बनेगा, या ऐसे कहूँ इस सदिश से यदि मैं i j के हटाऊं और 1, 3 और 4 पे ही ध्यान दूं तो वो क्या होंगे, उस सदिश के दिक्अनुपात होंगे। तो यहाँ से जो अभिलंब सदिश है उस अभिलंब के दिक्अनुपात क्या प्राप्त होंगे, हमें 1, 3 और 4 ही प्राप्त होंगे। तो यदि वो सदिश रूप में लिख रहा है तब तो इस तरह का सदिश लिख के भी दे सकता है, और उसे आपको थोड़ा सा घुमाकर पूछना है तो वो आपसे कह सकता है कि अभिलंब के दिक्अनुपात 1, 3, 4 है और मूल बिंदु से दूरी 10 है। अब बताओ समीकरण क्या होगा। तो आपको ये समझना है कि इन दिक्अनुपातों से क्या प्राप्त होगा, जिसके दिक्अनुपात है उसका सदिश बनेगा। अभिलंब का दिक्अनुपात है तो अभिलंब सदिश प्राप्त होगा, और फिर हम वहाँ से n कैप बनाकर यहाँ रख के आंसर जो है निकाल लेंगे। तो ये पहला फॉर्म है समतल के समीकरण का। आगे आते हैं फिर। मान लीजिए कि हमें उस समतल पर स्थित एक बिंदु दे दिया जाए, कि समतल है उस पर एक बिंदु दे दिया जाए x1, y1, z1, और क्या दिया जाए, ये बिंदु दे दिया है उसने समतल पे, और उसने जो है अभिलंब के दिक्अनुपात दे दिए, अभिलंब के दिक्अनुपात दे दिए a b c। अब हम समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, एक फॉर्मूला है उससे, a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। इस फॉर्मूले से हम समतल का समीकरण लिख सकते हैं कार्तीय रूप में।
a मल्टीप्लाई x माइनस x1 प्लस b मल्टीप्लाई y माइनस y1 प्लस c मल्टीप्लाई z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये दिक्कनुपात है ABC और x y z में से बिंदु को घटाया जा रहा है। यदि आपको यहाँ पर सदिश रूप चाहिए तो r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इक्वल टू 0 सदिश रूप है। वेक्टर a क्या है आपको पता है, जो बिंदु है उसका स्थिति सदिश है। ये जो बिंदु है इसका जो स्थिति सदिश आएगा वो वेक्टर a बनकर आएगा, और ये जो अभिलंब के दिक्कनुपात है वहाँ से वेक्टर n बनकर आएगा अभिलंब का सदिश। समझ गए? अभिलंब का सदिश कैसे बनकर आएगा, इनको आई जे के से गुणा करके जोड़ लेंगे, और ये जो बिंदु है इसको आई जे के से गुणा करके जोड़ूंगा उसके निर्देशांक को, तो मुझे वेक्टर ए मिलेगा। और यहाँ पर उन दोनों को रखना है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, यही काम आने वाला है। यहाँ पर आपसे कोई सदिश कार्तीय रूप नहीं पूछेगा, यहाँ सदिश रूप ही पूछने वाले हैं। यहाँ सदिश रूप ध्यान रखना है, यहाँ आपको कार्तीय रूप ध्यान रखना है। उसके अलावा और क्या है, जैसे समतल के अक्षों पर अंतःखंड दे दिए जाए, कोई समतल है उसके अक्षों पर अंतःखंड दे दिए जाए कि A, B और C है, तो जो समतल का समीकरण है वो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 होगा। फिर ये समतल का समीकरण होगा। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना कि कोई रेखा है x और y अक्ष पे, और उसका x अक्ष पे अंतःखंड a है और y अक्ष पे अंतःखंड b है, तो रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 था। आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। तो ठीक उसी तरीके से अब हमारे सामने एक समतल है और वो तीनों अक्षों पर जो अंतःखंड काटेगा वो a, b और c है। जैसे इस प्रकार से कोई समतल है मान लो, और वो तीनों अक्षों को इस x अक्ष पे a अंतःखंड काटता है, इस पे b काटता है और इस पे c अंतःखंड काटता है, तो उस समतल का ये समीकरण होगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। ये अंतःखंड फॉर्म है, हम ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि समतल का जो व्यापक समीकरण है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होगा। ये समतल का व्यापक समीकरण है। मीन्स समतल के किसी भी, जो हमने 3 फॉर्म पढ़े हैं, ये वाली या फिर ये वाली, इनमें से किसी भी फॉर्म से जब हम फाइनल आंसर प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर 4 पद होंगे, एक x का, एक y का, एक z का या अचर पद। अधिकतम ये 4 होंगे, इनमें से कोई सा कम भी हो सकता है, बट इन 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये d अब यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी नहीं है। ये a, b और c जो है ये क्या है, इन पे हमें ध्यान देना है। ये a, b, c जो है इस समतल के अभिलंब के दिक्कनुपात है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है। यहाँ से देखो, रेखा पढ़ी थी हमने, तब रेखा के केस में रेखा के दिक्कनुपात थे। अब समतल के केस में किसके दिक्कनुपात यूजफुल रहते हैं, वो है उस समतल का जो अभिलंब है। मतलब समतल के केस में जब भी दिक्कनुपातों की बात होगी तो उस समतल के अभिलंब के दिक्कनुपातों की बात होगी। तो ये जो यहाँ x, y और z से गुणा हो रहे हैं वो इस समतल के अभिलंब के दिक्कनुपात है। उसके अलावा मान लीजिए कि हमने समतल का इस फॉर्म से समीकरण लिखा, सदिश समीकरण r डॉट आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 5 है मान लो। अब इसे मुझे कार्तीय रूप में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख दूंगा, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। ये आ गया कार्तीय रूप में। r को हटा दिया और आई जे के की जगह x, y और z लिख दिया है, और मुझे इस समतल का जो ये सदिश रूप था वो कार्तीय रूप में चेंज होकर मिल जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि वेक्टर r की जगह xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रख के अदिश गुणा करेंगे तो इस प्रकार का ही कुछ प्राप्त होगा। अब थोड़ा सा देखो, ध्यान दो, यहाँ पर 1, 3 और 4 क्या चीज़ें अभी देखा हमने, यहाँ पे 1, 3 और 4 क्या चीज़ें होंगी, अब अभिलंब के दिक्कनुपात होंगे। और वैसे यहाँ पर देखो ये 1, 3 और 4 क्या है, अभिलंब सदिश जो ये है उसके गुणांकी है। भाई ये अभिलंब सदिश है, हमारे को पता है, इकाई सदिश तो नहीं है, ये अभिलंब सदिश है। तो 1, 3 और 4 क्या है, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, उस सदिश के घटक क्या होते हैं, उस सदिश के दिक्कनुपात।
तो मैं यहाँ से भी कह सकता हूँ 1, 3 और 4 क्या है, ये जो सदिश है उसके दिक्अनुपात है। और ये कौन सा सदिश है, अभिलंब सदिश है। तो ये 1, 3 और 4 क्या है, अभिलंब के दिक्अनुपात है। तो यहाँ से भी वो चीज़ अब हम समझ गए हैं कि एक्स वाई जेड से जो गुणा होगा वो क्या होगा, समतल के अभिलंब के दिक्अनुपात होंगे। तो समतल के केस में ये 4 तरीके हमें ध्यान रखने हैं कि यदि वो मूल बिंदु से दूरी देगा तो समीकरण लिखने के लिए आपको इस इकाई सदिश की जरूरत पड़ेगी। यदि इकाई सदिश नहीं देता है तो हम उस सदिश दिए गए सदिश से प्राप्त कर लेंगे, या उसने दिक्अनुपात दिया तो उससे सदिश बनेगा और उससे इकाई सदिश प्राप्त कर लेंगे। और यदि वह समीकरण देता है जैसे यहाँ दिया है, तो ये जांच करनी हमें आनी चाहिए कि उसने यहाँ वेक्टर n दे रखा है या n कैप दिया है, वो हमें जांच करनी आनी चाहिए। उसके बाद ज़्यादा ये भी काम आने वाला है हमारे कि समतल पर एक पॉइंट दें और समतल के अभिलंब के दिक्अनुपात दें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि समतल पर एक पॉइंट दें और समतल के अभिलंब के दिक्अनुपात दें। तो इस फॉर्मूले से हम समतल का समीकरण लिखने वाले हैं। फिर यदि हमें अंतःखंड देगा तो उनका भाग लग जाएगा एक्स वाई जेड में। और फिर ये है कि व्यापक रूप हमारे सामने है समतल का, तो एक्स वाई जेड से जो गुणा हो रहे हैं वो उस समतल के अभिलंब के दिक्अनुपात है। यहाँ पर यदि d 0 हो जाए तो उसके बाद मूल बिंदु संतुष्ट करेगा, तो मैं कह सकता हूँ फिर कि वो जो समतल है वो मूल बिंदु से गुजरेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशंस है जो बुक में दी हुई है, अभी हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो दो समतलों के मध्य कोण हमें ज्ञात करना हो। मान लीजिए दो समतल दे दिए जाए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। इनके मध्य कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो a1, b1 और c1 है ये लेते हैं और a2, b2 और c2 लेते हैं। ये एक्स वाई जेड से गुणा हो रहे हैं, तो ये क्या, इन दोनों समतलों के अभिलंबों के दिक्अनुपात। और फिर हम फॉर्मूले में रख देंगे cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला दोनों समतलों के मध्य कोण देगा। और रेखा की ही भांति यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों समतल, दोनों प्लेन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यदि यहाँ से मैं कार्तीय रूप की बात करूँ तो मैं इस प्रकार से कहूँगा कि मुझे दो समतल r डॉट n1 इक्वल टू d1 और r डॉट n2 इक्वल टू d2 दिए जाते हैं। तो मुझे फॉर्मूला क्या काम आने वाला है उन दोनों समतलों के मध्य कोण के लिए, यहाँ से उन दोनों वेक्टर्स को उठाएंगे, उनका अदिश गुणा करेंगे n1 डॉट n2 बटा मापांक n1 और मापांक n2। इससे हम जो इन दोनों समतलों के मध्य कोण जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपको एक समतल दे दिया जाए कि ये एक समतल है और एक रेखा दे दी जाए, वो है वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, और कहा जाए इस रेखा और समतल के मध्य कोण बताओ, तो इतना ही है, फॉर्मूले में cos की जगह साइन आएगा और यहाँ से जो अभिलंब सदिश है वो ले लेंगे और यहाँ से जो समांतर सदिश रेखा का मीन्स वेक्टर n और वेक्टर b को ले लेंगे और उनका अदिश गुणा n डॉट b बटा मापांक n मापांक b। यदि यही चीज़ जो है मैं ऐसा कहूँ कि कार्तीय रूप में लिखी भी हो तो कुछ इस प्रकार की होगी। समतल तो इस तरह का होगा और रेखा कुछ इस तरह के से होगी, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, नीचे उसके दिक्अनुपात इस प्रकार से। तो अब देखो यहाँ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C रेखा के दिक्अनुपात है और यहाँ पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c क्या है, समतल के अभिलंब के दिक्अनुपात है। हमें क्या करना है, उन दिक्अनुपातों को लेना है और इस साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूले में रखना है a इंटू a, b इंटू b, c इंटू c, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फ़र्क इतना ही है कि जब एक समतल और एक रेखा रहेगी तो कॉस की बजाय साइन आएगा। सदिश रूप में देखें तो वेक्टर n और वेक्टर b ये काम आने वाले,
कार्तीय रूप में देखें तो यहाँ से तो अभिलंब के दिक्अनुपात और यहाँ से रेखा के दिक्अनुपात लेकर हमें फॉर्मूले में पुट करना है। यदि दो समतल है तो दोनों के अभिलंबों के दिक्अनुपात लेके मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना है। यहाँ से दोनों समतलों के लंबवत होने का प्रतिबंध प्राप्त हो रहा है। यदि वह सदिश रूप में है तो वेक्टर n1 और वेक्टर n2 लेकर मुझे उस कॉस वाले फॉर्मूले में जैसे रेखा वाले केस में था उसमें हमें पुट करना है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि समतल कोई दे दिया जाए और कोई पॉइंट दिया जाए, कहा जाए ये कोई समतल है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 और ये कोई पॉइंट है, कहा जाए इसकी इससे दूरी बताओ कितनी होगी, ये लंबवत दूरी पूछी जाए कि लंबवत दूरी, तो इसके लिए एक सूत्र है वो हम देखते हैं क्या है। हमें क्या करना है, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए ये समतल दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को इस समतल में रख दूंगा एक्स वाई जेड की जगह। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में फिर भाग लगा देंगे जो रूट a b और c है उनके स्क्वायर्स का। तो इस प्रकार से ये एक फॉर्मूला बन गया है। जब हमें इस दूरी को ज्ञात करना है तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट जो है इस समतल के समीकरण में रख दिया जाएगा और रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भाग लगा लेंगे और मापांक कर लेंगे, क्योंकि यदि ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ तो भी हमें धनात्मक करना है। इस तरह का आपको याद आ रहा है एक फॉर्मूला रेखा के लिए भी था 11th क्लास में दूरी ज्ञात करने के लिए कि यदि रेखा दे दी जाए 2D में इस प्रकार से और पॉइंट दे दिया जाए और दूरी ज्ञात करनी, तो आपको याद आ रहा है कुछ एक फॉर्मूला था इस प्रकार का ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह का ये एक फॉर्मूला है, तो ये आपको ध्यान देना है। यदि समतल जो है वह कार्तीय रूप में नहीं है और सदिश रूप में है तो आप कार्तीय रूप बनाकर यूज़ कर लेना, आसानी रहेगी। तो इतना ये हमें समतल में पता होना चाहिए। अब हम जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे ये टॉपिक हमारे और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। हाँ, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। 14.1 में से एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एक सदिश वेक्टर r है और उसके लिए आपको उसका मान ज्ञात करना है और वह अक्षों से 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाता है और उसका परिमाण 2 इकाई दिया हुआ है। आपसे कहा हुआ एक वेक्टर r है वह अक्षों से 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाता है, उसका परिमाण 2 है। वेक्टर r बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन है बुक में, क्वेश्चन नंबर 4। वेक्टर r क्या होगा वो हमें बताना है। वह अक्षों से 45, 60 एवं 120 का कोण बनाता है, उसका परिमाण दिया हुआ है। तो देखो इन कोणों से आपको L, M और N मिलेंगे, दिक्कोज्याएं मिलेगी, मतलब cos 45, cos 60, cos 120, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 120 -1/2। अब आपको पता है ये दिक्कोज्याएं हैं तो दिक्कोज्याओं से इकाई सदिश प्राप्त होगा। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था इनसे मुझे इकाई सदिश मिल जाएगा। दिक्कोज्याओं से इकाई सदिश क्या आएगा, वो 1/√2 i कैप प्लस 1/2 j कैप माइनस 1/2 k कैप, ये आ गया इकाई सदिश दिक्कोज्याओं से। अब देखो सदिश का परिमाण भी दिया हुआ है तो आप सदिश निकाल सकते हैं। आपको पता है चूंकि इकाई सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। यहाँ से सदिश क्या आ जाएगा, सदिश का परिमाण इंटू इकाई सदिश। परिमाण 2 है, 2 से गुणा कर देंगे उस इकाई सदिश को, तो मुझे जो सदिश है वो प्राप्त हो जाएगा। 2 से गुणा कर दूंगा, √2i प्लस j माइनस k कैप, सदिश का मान आ गया। तो इस तरीके से ये सदिश जो है प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस इजी है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। 14.2 में सारे क्वेश्चंस इजी हैं।
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मुश्किल हो। सभी में रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। एक क्वेश्चन 8 देखते हैं, उसमें कहा हुआ है कि एक रेखा है 3x + 1 इज इक्वल टू 6y - 2 इज इक्वल टू 1 - z। उसने कहा इस रेखा के दिक्अनुपात बताइए और वह बिंदु बताइए जहाँ से रेखा गुजरती है, और साथ ही सदिश समीकरण भी ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन 6 नंबर में नहीं आएगा, बस केवल बेसिक आपके समझ में आए उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इस रेखा के दिक्अनुपात बताने हैं, वह जिस बिंदु से गुजरेगी वह बताना है, और उसका सदिश समीकरण भी लिखना है। तो देखो हमें इसे जो मानक कार्तीय रूप है उसमें बदलना है। मानक कार्तीय रूप क्या है? x - x1 / a, y - y1 / b, z - z1 / c। इस प्रकार से x, y और z से कुछ भी गुणा नहीं होना चाहिए, तो इसमें से मैं अब 3 कॉमन लेता हूँ, तो x + 1/3, इधर 6 कॉमन लिया, y - 1/3, इधर से माइनस कॉमन लिया, z - 1। अब मैं क्या करूँ? मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? 3 को नीचे ला के 1/3, और यहाँ पे 6 को नीचे ला के 1/6, और यहाँ पे माइनस को नीचे लगा देते हैं जो ऊपर था। तो इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो ये हो गया मानक कार्तीय रूप। अब मैं कह सकता हूँ कि यह जो रेखा है यह जिस बिंदु से जा रही है उसके निर्देशांक यहाँ से प्राप्त होंगे जो घट रहे हैं। प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि बिंदु का निर्देशांक -1/3, यहाँ से 1/3, यहाँ से 1। और रेखा के दिक्अनुपात क्या है? 1/3, 1/6 और -1। कोई जो है वो ऐसा भी कह सकता है कि 6 से गुणा करके सरल करके, मीन्स इसकी बजाय वो ये भी लिख सकता है 2, 1 और -6, ये भी लिखे जा सकते हैं 6 से सबको गुणा करके, और ये भी लिखे जा सकते हैं, दोनों ही सही है। और कोई ऐसे भी कह सकता है कि इस 3 को 1/3 और 6 को 1/6 मत लिखो, उसकी बजाय 6 का सब में भाग लगा दो। 6 का सब में भाग लगा के यहाँ 2 आएगा, आगे वाले से 1 आएगा, और इसमें 6 का भाग लगाऊं और माइनस को नीचे लगा दूं, तो ये वही जो 2, 1 और -6 में बाद में लिख रहा था वो पहले भी बन सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं लिखने के। अब आपको मीन्स दिक्अनुपात ये भी सही है, ये भी सही है, कोई से भी लिख सकते हो। अब इनसे बन जाएगा वेक्टर ए, जो रेखा पर स्थित बिंदु है उससे। इससे बन जाएगा वेक्टर बी, चाहे इससे बना लो वो भी चलेगा। और फिर हम वेक्टर r = वेक्टर a + λb में दोनों को रख देंगे। वेक्टर ए कहाँ से आएगा? क्या चीज़ है ये? रेखा पर स्थित बिंदु का स्थिति सदिश है। तो वो ये जो बिंदु है इससे बनने वाला सदिश है, और वो क्या आएगा? -1/3 i कैप + 1/3 j कैप + k कैप। और ये दिक्अनुपातों से जो सदिश बनेगा वो कौन सा होगा? समांतर सदिश। हमने पिछली क्लास में कहा था, तो वो वेक्टर बी की जगह आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक बेसिक क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने यूज़ किया। बाकी 14.2 में से भी एग्ज़ाम के लायक कुछ भी नहीं है। 14.3 में 2 रेखाओं के मध्य कोण पर आधारित सवाल है, उसमें से भी 6 नंबर के लायक कोई क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन जैसे 4th क्वेश्चन है वो 1 नंबर के लिए आ सकता है, उसमें 2 रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। हमें कहा हुआ है 2 रेखाएं दी हुई है, और हमसे कहा जा रहा है कि वो दोनों रेखाएं लंबवत है। तो k क्या होना चाहिए? रेखा है x - 1/-3, y - 2/2k, z - 3/2, x - 1/3k, y - 1/1, z - 6/-5। इन रेखाओं के परस्पर लंबवत होने पर k का मान क्या होना चाहिए? तो देखो इन रेखाओं के दिक्अनुपात क्या है। पहली रेखा के दिक्अनुपात है -3, 2k और 2। दूसरी लाइन के दिक्अनुपात क्या है? 3k, 1 और -5। ये दोनों रेखाओं के दिक्अनुपात है, मतलब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है। ये भी ध्यान रखना इन्हें लिखते वक्त कि ये व्यापक रूप में है कि नहीं है। मीन्स यहाँ पर x, y और z से कुछ गुणा नहीं होना चाहिए, उसकी भी हमें ध्यान रखनी है। कल को मान लीजिए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि जो दिक्अनुपात है
वो -3 2 के और 2 होंगे, क्योंकि ऊपर देखो 1 - x है, उस बात का हमें ध्यान रखना है दिक्अनुपात लिखते वक्त कि ये जो कार्तीय रूप होता है ना, उस रूप में तो है क्या रेखा का समीकरण, यदि उस रूप में है तभी जिनका भाग लग रहा है वो क्या होंगे, रेखा के दिक्अनुपात होंगे। तो ये इनके दिक्अनुपात है। लंबवत होने का प्रतिबंध क्या है, दिक्अनुपातों का गुणा 0 के बराबर रख देंगे। इनको गुणा करूँगा -9 के 2 के इंटू 1 2 के आ जाएगा, 2 इंटू -5 -10 इक्वल टू 0, यहाँ से -7 के -10 इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे के का मान जो है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार का 1 नंबर का क्वेश्चन जो है हो सकता है। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखते हैं क्या है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं जो 6 नंबर के लायक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बिंदु 1 2 और -4 से जाने वाले 1 2 और -4 से जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो दो दी गई रेखाओं के लंबवत है। दो दी गई रेखाएं लिखता हूँ मैं, x - 8/3 y + 19/-16 और z - 10/7 और एक है x - 15/3 y - 29/8 और z - 5/-5। ये दो रेखाएं दी हुई है। हमसे कहा जा रहा है कि इनके लंबवत, इन दोनों रेखाओं के लंबवत और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए होता है, रेखा पर स्थित एक बिंदु और रेखा के दिक्अनुपात चाहिए होते हैं। दिक्अनुपातों का तो भाग लगता है और जो बिंदु है वो x, y और z में से घटता है। तो बिंदु तो हमारे पास है, रेखा के दिक्अनुपात नहीं है, तो वो मैं मान लेता हूँ कि माना अभिष्ट रेखा के दिक्अनुपात ABC है। अभिष्ट का मतलब क्या है, जो रेखा ज्ञात करनी है उसके दिक्अनुपात A, B और C है। अब ये जो रेखा दी हुई है, इन दोनों को L1 और L2 बोल देते हैं। इसके दिक्अनुपात क्या है, इस रेखा के दिक्अनुपात आपको दिख रहा है, व्यापक रूप, ये जो व्यापक कार्तीय रूप है वही है। तो 3 - 16 और 7 इस रेखा के दिक्अनुपात है। सेकेंड रेखा का दिक्अनुपात क्या है, 3 8 - 5, ये इन दोनों रेखाओं के दिक्अनुपात मैंने लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वह रेखा इन दोनों रेखाओं के लंबवत है। तो क्या होगा, जब दो रेखाएं लंबवत हो तो उनके दिक्अनुपातों का गुणा क्या होता है, 0 होता है। जब दो रेखाएं लंबवत हो, हम जानते हैं कि दो लंबवत रेखाओं के लिए कौन सा प्रतिबंध लगता है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो ये प्रतिबंध हमें किन के लिए लगाना है, जिस रेखा को ज्ञात करना है उस रेखा का L1 रेखा के साथ लगाना है। क्यों, और L2 के साथ लगाना है, क्योंकि ये रेखा इन दोनों के क्या है, लंबवत है। तो पहले इस रेखा को L1 से लंबवत करता हूँ तो L1 के दिक्अनुपात लेते हैं और इसके दिक्अनुपात लेते हैं। मीन्स अब ये हमारे लिए A1 B1 C1 हो गए, ये हमारे लिए A2 B2 C2 हो गए। और यहाँ रखने के बाद मुझे क्या प्राप्त होगा, 3A - 16B + 7C = 0। समझ गए, इनका इनसे गुणा 0 कर दिया मैंने, फिर इनका गुणा इनसे 0 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये वाली रेखा इसके भी तो लंबवत है। तो इस दिक्अनुपात और इस दिक्अनुपात का गुणा 0 कर देंगे। 3A + 8C - 8B - 5C = 0। अब इन दोनों समीकरणों से मुझे ABC का मान देना है। और वैसे आपको पता होगा कि जब दो समीकरण है और वहाँ पर 3 अज्ञात है तो उनके मान नहीं आते हैं, उनमें जो अनुपात है वो ज्ञात कर सकते हैं। यदि उनका मान चाहिए तो एक तीसरी समीकरण और होनी चाहिए, कम से कम 3 समीकरण होगी तभी 3 अज्ञातों का मान आएगा। बट अभी हमें जो ABC है वह एक तरीके से अनुपात है, तो उनका अनुपात ज्ञात करना है क्या होगा। और उसे ज्ञात करने का देखो मैं एक शॉर्ट तरीका आपको बता देता हूँ, वो क्या है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से A/,
माइनस बी अपॉन और सी अपॉन लिखना है और इनके नीचे सारणी के आएंगी। वो सारणी के क्या आएंगी वापस लिखता हूँ मैं, ए अपॉन माइनस बी अपॉन और सी अपॉन, इनके नीचे सारणी के आएंगी। वो सारणी के 2/2 की होंगी और वो कौन सी होंगी वो देखो। आपको क्या करना है, एबीसी का मान निकालने के लिए यहाँ से ए अपॉन माइनस बी अपॉन और सी अपॉन लिखना है, यहाँ माइनस बी लगाना है, ये मत भूलना। अब ए के नीचे जो 2/2 की सारणी का आएगी वह कौन सी होगी, आप ए वाली पंक्ति को छोड़ दो, ए वाली पंक्ति को छोड़ दें तो अब जो 4 संख्याएं आपको दिख रही है ना वो वहाँ रखनी है। कौन सी, -16, 7, 8 और -5, -16, 7, 8 और -5। फिर माइनस बी के नीचे क्या करना है आपको, बी वाले स्तंभ को छोड़ दो, तो ये 3 और 3 और ये 7 और -5 रख दूंगा, 3, 3, 7, -5। सी के नीचे सी वाली स्तंभ को छोड़ दो, तो 3, -16, 3 और 8, 3, -16, 3 और 8। अब इसे इन सारणी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पर आप गुणा कर लेना, 80 में से क्या घटेगा, 56। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -15 -21, यहाँ पर क्या मिलेगा 24 और ये प्लस हो जाएगा और 48। ये कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 24, यहाँ क्या बचेगा -36 और नीचे यहाँ कितना बच जाएगा, 72 बच जाएगा। अब माइनस माइनस कट जाएंगे। यदि 12 का भाग लगा के सरल करके लिखूं तो 2, 3, 6 आएगा। अब देखो यहाँ से मुझे ए, बी और सी का मान प्राप्त होगा, कैसे उसे समझना थोड़ा सा। इक्वल टू इसको के मान लूँ तो यहाँ से ए, बी और सी के मान क्या क्या आ रहे हैं, 2k, 3k और 6k आ रहे हैं ना। और अब आपको पता है ये तो दिक् अनुपात है, तो k जो कॉमन गुणनखंड है सब में उससे हटा सकते हैं, उसका भाग लगा के। मीन से दिक् अनुपात क्या आएंगे, 2, 3 और 6 आएंगे। समझ गए? इसीलिए k को लिए बिना भी मैं लिख सकता हूँ, ये कोई लेना जरूरी नहीं है, बस मैंने एक बार समझाने के लिए आपको बताया है कि 2k, 3k और 6k आएंगे। और फिर चूंकि ये दिक् अनुपात है तो सरलतम रूप लाने के लिए k जो कॉमन गुणांक है इनमें से वो हटा दिया जाए तो 2, 3 और 6 बचेगा। या ऐसे k को लो ही मत, सीधे ही हम कह सकते हैं यहाँ से a, b और c का अनुपात 2:3:6 आएगा। और इसीलिए ए, बी, सी के जो मान है वो 2,3,6 यहाँ पर लिए जा सकते हैं। हालांकि वैसे होता नहीं है ऐसा कि अनुपात इतना है तो ये मान इतने होंगे, बट ये तो दिक् अनुपातों के लिए तो ऐसा कह सकते हैं। तो अब हमें उस रेखा के दिक् अनुपात मिल गए जिसका हमें समीकरण बताना था, और वह रेखा जिस बिंदु से जाएगी वो हमें दिया हुआ था 1, 2 और -4। अब हम आंसर लिख सकते हैं। क्या करना है हमें, x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c इस फॉर्मूले में रखना है। a b c के स्थान पर क्या आ जाएंगे, 2, 3 और 6 आ जाएंगे, और x1 y1 z1 की जगह क्या आ जाएंगे, 1, 2 और -4 आ जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर से समझते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमें रेखा पर स्थित बिंदु दिया हुआ था और समीकरण ज्ञात करने के लिए हमने इस ABC को निकाला है। कैसे निकाला है, वो इस तरीके से कि हमने पहले दिक् अनुपात ABC मान लिए और फिर वह रेखा इन दोनों रेखाओं के लंबवत थी, तो इन दोनों के दिक् अनुपातों से गुणा उसका 0 कर दिया। तो क्योंकि दो रेखाएं लंबवत है तो उनके दिक् अनुपातों का गुणा क्या होगा, 0 होगा। तो इस दिक् अनुपात और इस दिक् अनुपात का गुणा 0 किया, और इस दिक् अनुपात और सेकंड रेखा के दिक् अनुपात का गुणा भी मैंने 0 किया। वहां से फिर मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है कि हमें ये वाला यूज करना है। जब भी ऐसी दो समीकरण आएगी तो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, a अपॉन -b अपॉन c अपॉन, यहाँ माइनस लगाना मत भूलना।
इनके नीचे सारणी के ले लेना, और वो सारणी के कौन सी है, जब ए की बारी है तो ए को छोड़ रहे हैं, जब बी की बारी है तो बी को छोड़ रहे हैं, जब सी की बारी है तो सी को छोड़ रहे हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इस तरह की स्थिति समतलों वाले क्वेश्चन में भी बन सकती है। जब भी इस तरह की दो समीकरण आएगी तो दिक्कनुपात निकालने के लिए मैं सीधा वही तरीका यूज लेने वाला हूँ। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अच्छा था, आपको ध्यान रखना है। बाकी 14.3 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 6 नंबर के लायक हो। 1 नंबर के लिए तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन है वो भी आ सकता है 1 नंबर के लिए। उसमें दो रेखाओं के मध्य कोण के लिए पूछा हुआ है, दो रेखाएं दी आपको उसने, जैसे वेक्टर r इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k, वेक्टर r इक्वल टू 7i माइनस 6j प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। अब उसने कहा कि इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण बताइए। तो ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है कि cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 बटा मापांक b1 मापांक b2। ये है b1 सदिश, ठीक है, और ये है b2 सदिश। इन सदिशों को यहाँ रखना है। क्लियर है? वो तो हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम 14.4 पे आते हैं। उसमें दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदी होने से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन है, दर्शाना है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है। x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4। दूसरी है x माइनस 4/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z। ये हमें कार्तीय रूप में दी हुई है। हमें क्या करना है, हमें इसके इक्वल टू में r1 मानना है, इसके इक्वल टू में r2 मानना है। यहाँ से पहली जो रेखा है उस पर व्यापक बिंदु क्या आएगा वो लिखता हूँ मैं। फिर रेखा दूसरी पर व्यापक बिंदु, दोनों पर व्यापक बिंदु लिखते हैं। मीन्स जो x y z के मान आएंगे, पहली लाइन से क्या x y z के मान मिलेंगे हमें, 2r1 प्लस 1, 3r1 प्लस 2, 4r1 प्लस 3। दूसरी रेखा से क्या व्यापक बिंदु प्राप्त होंगे, 5r2 प्लस 4, 2r2 प्लस 1 और z क्या आएगा r2। ये हमने पहली लाइन से x y z के मान, दूसरी लाइन से x y z के मान लिखे जो इन दोनों रेखाओं पर स्थित व्यापक बिंदु को दर्शाते हैं। अब यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो एक पॉइंट कॉमन होगा जहां दोनों रेखाएं काटेगी, वो एक पॉइंट दोनों रेखाओं में होगा। वो यदि ये व्यापक बिंदु है तो इन्हें मुझे बराबर करना है। 2r1 प्लस 1, 3r1 प्लस 2, 4r1 प्लस 3 इक्वल टू 5r2 प्लस 4, 2r2 प्लस 1, r2। अब यहाँ से तुलना करने पर दोनों बिंदुओं की 3 समीकरणें बनेगी। 2r1 प्लस 1 इक्वल टू 5r2 प्लस 4, फिर आएगा 3r1 प्लस 2 इक्वल टू 2r2 प्लस 1, फिर आएगा 4r1 प्लस 3 इक्वल टू r2। अब इसमें से कोई भी दो रेखाओं को सॉल्व करके मुझे इसमें से कोई भी दो समीकरणों को हल करके r1 r2 का मान निकालना है और वो तीसरी समीकरण में रखना है। जैसे मैं लास्ट वाली दो समीकरणों को सॉल्व कर लेता हूँ, इनसे r1 r2 का मान निकाल लेते हैं। कैसे करें बताओ? या तो इसको 2 से गुणा करके घटा लो क्योंकि फिर 2r2 कट जाएगा, या r2 का मान ऊपर वाले समीकरण में रख देते हैं। क्या मिलेगा? 3r1 प्लस 2 इक्वल टू r2 का ये मान यहाँ रख देता हूँ, 2 इंटू 4r1 प्लस 3 प्लस 1। यहाँ से ये हो जाएगा 3r1 प्लस 2 इक्वल टू 8r1 प्लस 6 प्लस 1 7। ये उधर जाके माइनस होगा, -5, वो इधर आके माइनस होगा 5r1। यहाँ से r1 आया -1। फिर r1 का मान रखूँ इसमें, क्योंकि हम दूसरी और तीसरी समीकरण को हल कर रहे हैं ना, तो मैंने r2 का मान समीकरण 2 में रखा, तो मुझे इस प्रकार से r1 का मान मिल गया। r1 का मान अब इसमें रखूँगा तो मुझे r2 का मान कितना मिलेगा बताओ? r1 की जगह -1 जब इसमें रखूँगा तो मुझे r2 का मान भी -1 ही मिलेगा।
अब ये दोनों मान समीकरण 1 में रखते हैं, R1 की जगह -1 और R2 की जगह -1, तो क्या मिलेगा आपको बताओ? -2 + 1 बराबर -5 + 4, ये भी -1 और ये भी -1, मीन्स यह मान संतुष्ट करते हैं तो मैं कह सकता हूँ दोनों रेखाएं ये प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, यदि कोई भी दो समीकरणों से प्राप्त होने वाले मान तीसरी समीकरण में संतुष्ट नहीं करते हैं तो हम कहते हैं रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखो इन्हीं को बराबर करके हमने निकाला है ना वो, तो यदि R1 का मान रखो तब तो इस वाले में रख दो, और यदि R2 का रखो तो इस वाले में रख दो, एक ही मान प्राप्त होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो R1 का रखते हैं, इसमें क्या मिलेगा बताओ? -2 + 1 -3 + 2 -4 + 3 -1, -1, क्वेश्चन का आंसर है। चाहे इसमें रख लो, एक ही बात है। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है। ऐसा ही जो क्वेश्चन है एक, वो सदिश रूप में भी दिया हुआ है। जैसे ये तो कार्तीय रूप में था, सदिश रूप में दिया हुआ है। जैसे सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन में वेक्टर R = I - j + लैम्डा × 2i + k एंड वेक्टर R = 2i - j + μ × i + j - k। क्या करेंगे हम? यदि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो दोनों के वेक्टर R को बराबर कर देंगे। ये पहले का वेक्टर R और फिर दूसरे का वेक्टर R, दोनों को हम बराबर कर देंगे, क्योंकि यदि रेखाएं काटेंगी तो ये जो इन दोनों के व्यापक बिंदुओं के स्थिति सदिश है वेक्टर R, वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब यहाँ से I J K में 3 समीकरणें बनेगी। ठीक है, I J K की तुलना करने से 3 समीकरणें लैम्डा और म्यू में आएगी। कैसे? देखो, यहाँ से I इन दोनों में से कॉमन लेके लिखूं तो 1 + 2 लैम्डा I, फिर J ये अकेला है -j, और K वाला क्या है? + लैम्डा K। यहाँ से लिखें तो 2i और μi, तो बचेगा 2 + μi। फिर j वाला देखें तो -j और μj में से j कॉमन लूँ तो -1 + μ, और k वाला केवल है -μk। अब तुलना करें, i वाले बराबर करें, j वाले बराबर करें और k वाले बराबर करें, तो 1 + 2 लैम्डा बराबर 2 + μ। j वाले बराबर करूं तो -1 बराबर यहाँ से मिलेगा -1 + μ, और k वाले बराबर करूं तो लैम्डा बराबर मिलेगा -μ। कोई भी दो समीकरण है जो आपके समझ में आती है वो लेकर लैम्डा और म्यू का मान निकालेंगे, जैसे अभी R1 R2 का निकाल रहे थे। तो दूसरी और तीसरी को ले लेता हूँ और मान निकाल लेता हूँ। देखो, दूसरे समीकरण से म्यू का मान मिलेगा -1 कट जाएंगे 0, और म्यू का मान 0 मिल गया, तो तीसरे से लैम्डा का मान क्या आएगा? 0। तो इन दोनों को लेके मैंने लैम्डा और म्यू का मान लिखा, और ये यदि पहली समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, वरना नहीं करेगी। तो देखो, इनमें रखूं जब मैं लैम्डा और म्यू के मान, तो मुझे फिर क्या प्रतिबंध प्राप्त होगा? 1 = 2। ये तो गलत है, हम जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करती तो ये दोनों जो है क्या प्राप्त होते? बराबर प्राप्त होते। अब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं आएगा। संतुष्ट करता तो प्रतिच्छेद बिंदु आता, और वो कैसे हम लिखते? फिर लैम्डा का मान रखते यदि तो फर्स्ट वाली में रख देते, और म्यू का रखते तो सेकंड वाली में रख देते, और बिंदु न प्राप्त होके सदिश रूप है, इसलिए उस बिंदु का स्थिति सदिश प्राप्त होता। तो इस तरीके से हमें ये करना है। एक थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं, लंबपात के निर्देशांक वाला क्वेश्चन है, वो भी हम कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा हुआ है, एक रेखा देता है पहले तो वो आपको 4 - x/2 = y/6 = 1 - z/3,
और एक बिंदु दिया है 2, 3, 4 और कहा इस बिंदु से, जिसे P बोल देता हूं मैं, इससे रेखा पे लंब डाल रहे हैं। इस लंब पाद जिसे Q कहेंगे उसके निर्देशांक क्या है बताने हैं, और साथ ही ये दूरी कितनी आएगी वो भी बतानी है। एक चीज़ नोटिस करो, ये रेखा कार्तीय रूप में है बट मानक कार्तीय रूप में नहीं है। मीन्स 2, 6 और 3 इसके दिक्अनुपात नहीं है, क्योंकि ऊपर देखो x नहीं है, -x है, यहाँ भी -z है। तो मैं इसे पहले मानक कार्तीय रूप में लिखूं तो मैं क्या करूँगा, माइनस से गुणा करूँगा तो x -4 बटा -2 मिलेगा। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, y बटा 6, इसे चेंज करके z -1 बटा -3। अब ठीक है, अब इसे भूल जाओ और इसे ही ध्यान रखो नीचे वाली समीकरण को। क्लियर है? अब करना क्या है हमारे को, देखो इसके बराबर में लूँगा k और यहाँ से x, y, z का मान लिखेंगे और वो क्या चीज़ होगी, रेखा पर व्यापक बिंदु होगा। वो क्या आएगा बताओ, x का मान कितना आएगा -2k + 4, y का मान कितना आएगा 6k, z का मान कितना आएगा -3k + 1। ये आपको पता है क्या दर्शा रहा है, पिछली क्लास में हमने कहा था, फिर से सुनते हैं। देखो ये रेखा हमने यहाँ से x, y, z के मान लिखे हैं, तो ये इस रेखा पर, ये जो रेखा बनी हुई है ना, इस रेखा पर स्थित सारे बिंदुओं को दर्शाएगा, इसीलिए व्यापक बिंदु बोल रहे हैं इसे, जनरल पॉइंट है ये। अब ये सारे बिंदु कैसे बन सकता है, के अलग अलग मान रखने से अलग अलग बिंदु निकलकर सामने आएंगे जो उस रेखा पे होंगे। समझ रहे हो? जैसे k की जगह 0 रखा तो क्या निकल कर आया, 4, 0 और 1, ये इस लाइन का कोई पॉइंट है। समझ रहे हो? इस तरीके से k की जगह 1 रखूं तो उस लाइन का कोई और पॉइंट मिलेगा। अब हमें ये k ही पता करना है कि ये k क्या हो कि ये q पॉइंट बन जाए। समझ गए? तो अब मैं इसे कौन सा पॉइंट बना रहा हूँ, q पॉइंट बना रहा हूँ। तो उसके लिए k क्या होगा वो हमें पता करना है। मीन्स q पॉइंट आने के लिए k को क्या रखना है वो हमें डिसाइड करना है। और वो डिसाइड कैसे करेंगे, देखो इसे q कर दिया मैंने, अब क्या होगा, अब एक लाइन ये है और एक PQ है, दोनों परस्पर लंबवत है, दोनों के दिक्अनुपात लेता हूं और उनका गुणा 0 करता हूं। इस लाइन के दिक्अनुपात तो है मेरे पास कितने, हाँ तो इस लाइन के दिक्अनुपात तो मेरे पास है, उन्हें मैं A1, B1, C1 बोल देता हूँ, -2, 6, -3। और दूसरी लाइन के जो दिक्अनुपात है वो मुझे P और Q जो ये दोनों है इनको घटाने से प्राप्त हो जाएंगे। तो -2k + 4 में से 2 घटाऊंगा, -2k + 2, 6k में से 3, 6k - 3, -3k + 1 में से 4, -3k - 3 आ जाएगा। तो ये इन दोनों रेखाओं के दिक्अनुपात है। अब चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत है तो लंबवत होने का जो गुण है वो ये है कि A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो वो मैं लगाता हूँ, ये रहे A1 B1 C1 और ये रहे A2 B2 C2। क्या लिखूँ मैं, -2 × -2k + 2 + 6 × 6k - 3 प्लस फिर -3 × -3k - 3 = 0। सोल्व करते हैं, 4k - 4 + 36k - 18 + 9k + 9 = 0। 36k, 4k और 9k 49k, -4 - 18 -22 + 9 -13 = 0। k का मान मिल गया 13/49। अब ये k मैं यहाँ पुट करूँगा तो मुझे q के निर्देशांक मिल जाएंगे। आप k के मान को यहाँ रख देना, वही हमें निकालना था वो मैं यहाँ रख दूंगा, तो मुझे जो है q के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। मीन्स क्या प्राप्त हो गया आपको, लंब पाद के निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब वो दूरी निकालनी थी तो दूरी सूत्र से निकाल लेना। ये पॉइंट रहा जो दिया हुआ था
और ये लंबपथ के निर्देशांक आ गए। अब इन दोनों बिंदुओं के लिए दूरी सूत्र आपको लगाना है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। दूरी PQ आपको प्राप्त हो जाएगी। समझ रहे? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना था आपको, पहले तो इससे मैंने जो है क्या किया, ये जो है कार्तीय रूप में था बट मानक कार्तीय रूप मैंने लिखा। फिर यहाँ से इसको इक्वल टू k लेकर जो x y z लिखे हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, इस रेखा पर स्थित सारे बिंदुओं को। उसमें से मैं इसे q बिंदु बनाना चाह रहा हूँ, तो k क्या होना चाहिए कि q बने वो हमने पता किया। कैसे? मैंने क्या किया, इस लाइन के दिक् अनुपात लिखे और PQ वाली लाइन के दिक् अनुपात P और Q को घटाकर लिखे, फिर इनका गुणा 0 के बराबर किया, फिर वहाँ से K का मान मिल गया और वो मैंने यहाँ पुट कर दिया और वो पुट करने के बाद में मुझे Q मिल गया और फिर दूरी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है। आधा मैंने सोल्व कर दिया है, आधा आपके लिए छोड़ दिया है। तो इस तरीके से 14.4 में तो इतना ही है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बचे हुए और जो क्वेश्चन है वो हमारे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब चूंकि ये रिवीजन क्लासेस है इसलिए इससे ज़्यादा धीरे हम नहीं चल सकते हैं, तो आप भी मेहनत करने की कोशिश कीजिए और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।